अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत मेरी, आपकी और पाकिस्तान के तमाम शहरियों की फ़ोन कॉल्स टैप की जा सकेंगी और सुनी जा सकेंगी। इसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर आने वाले पैगामात भी खुफिया इदारे की पहुँच से दूर नहीं होंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जराइम की सरकोबी और कौमी सिक्योरिटी के पेश नज़र हुकूमत ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 की शेख 54 के तहत ये इख्तियारात खुफिया इदारे के अफसर को दिए हैं, बशर्ते कि खुफिया इदारे के अफसर का ग्रेड 18 से कम नहीं होगा। हुकूमत के इस नोटिफिकेशन पर ऑपोजिशन की जानिब से ईवान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और ऑपोजिशन लीडर की जानिब से हुकूमत को इस मामले पर हतफ़े तनकीद भी बनाया गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे और तनकीद का जवाब देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हुकूमत कोई नया कानून नहीं लाई है, बल्कि पहले से मौजूद कानून पर अमल दरामद की हिदायत दी गई है और ये कानून इस वक्त भी मौजूद था जब ऑपोजिशन खुद इक़्तिदार में थी। आज 28 साल हो गए हैं सर, इस अरसे में मोहतरम लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं। 5 हुकूमतें इस अरसे में आई हैं, एक मार्शल लॉ हमने फेस किया है। परवेज मुशर्रफ दौर में उमर अयूब साहब खुद हुकूमत का हिस्सा थे, किसी हुकूमत ने इस प्रोविजन को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996 और ये इंटैक्ट है उसी सूरत हाल। जी, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन 1-2 दिनों के अंदर। आई एम रियली ग्लैड कि आप आए हैं प्रोग्राम में बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका क्योंकि सहाफ़त से भी एक ताल्लुक रहा है, बहुत आपने काम किया है, आज़ादी इजहार के ऊपर जब कोई चीज़ आती है तो आपसे अच्छा नाम नहीं जहन में आता कि किससे के सवाल किया जाए। सर, ये जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और खुफिया इदारे को बिल्कुल एक खुली लगता है क्लीन चिट दे दी गई है कि जिसकी चाहे मर्जी कॉल रिकॉर्ड करें, जो कुछ मर्जी जाके रिकॉर्ड करें, टेप करें फ़ोन्स, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले आप। जी, बहुत शुक्रिया यशवीन। देखिए, कानून क्यों बनते हैं? कानून उस वक्त बनते हैं जब ज़रूरत आपको ये महसूस होती है कि एक चीज़ ऐसी हो रही है जिस पे हमारी गिरफ्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था तो कत्ल एक जुर्म नहीं था, ये उस वक्त जुर्म बन गया जब पता चला कि लोग इंसान को मार देते हैं। ठीक है ना जी। इसी तरह चोरी कोई जुर्म नहीं थी, लेकिन जब चोरी हुई तो पता चला ये चोरी है, इसलिए जुर्म बन गया। अब ये जो आज़ादी इजहार है और आज़ादी अफकार है, ये हमारा आइन इसकी ज़मानत देता है। दुनिया भर की दसातीर जो हैं और आइन जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो इसकी ज़मानत देते हैं। लेकिन कहीं भी ये इस तरह की ज़मानत नहीं है जिसके साथ कोई और शर्त ना लगी हो, गैर मशरूत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं आज़ादी नहीं होती। आइन के अंदर भी लिखा हुआ है ये हुदूद हैं, अखलाकियात की हुदूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी की हुदूद हैं, फलां हुदूद हैं, और उन हुदूद के अंदर रहते हुए आपको अपनी बात करने की आज़ादी है। देखिए ना, मैं और आप सामने बैठे हुए हैं, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है, मेरे अल्फाज क्या होने चाहिए, लोग सुन रहे हैं। सो मेरी आज़ादी खुद ब खुद जो है मादर पिदर नहीं रहती। ठीक है। अब आप देखें ना, मैं अभी इंफॉर्मेशन कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें से उठ के आ रहा हूँ और वहाँ भी ये मसला बड़ी सरगर्मी से ज़ेर बहस था। तो मुझे तो अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर के वो जो एक कथा है ना उनका, कि आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीका, वो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका, ये अल्लामा कहता है। तो आज़ादी अफकार विद इन सर्टन डिसेंट लिमिट्स, ये दुनिया। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही कि ये चीज़ें डिफाइंड हैं, आइन के अंदर भी डिफाइंड है कि कहाँ लिमिटेशन है। और वैसे भी देखे ना, आइन के अलावा अक़दार होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, समाज होता है, मुआशरा होता है। मैं एक खातून से बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। मैं मर्द से बात कर रहा होता हूँ। बेसिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर नीड ऑफ द आवर है तो ज़रूरत है तो करें। आप कानून पे मैं नहीं आया अभी, मैं इस तस्वुर को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जब आप आज़ादी का गलत इस्तेमाल तो चेक एंड बैलेंस होगा तो चेक एंड। लेकिन सर, इसके अंदर आपने कहा ना कि डिफाइंड हैं चीज़ें, तो सर इस कानून के अंदर भी कुछ चीज़ों को फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी? जब हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल जो हैं उनके ऊपर हम टैप रख सकते हैं, कौन डिफाइन करेगा नेशनल सिक्योरिटी को? देखिए ना, ऐसा नहीं है, ना हमारे पास ज़राए हैं, ना हमारे पास वसाइल हैं कि 25 करोड़ इंसानों के टेलीफोनों पर हम नज़र रख सकें। ऐसे नहीं है। हम कितने देख सकते हैं? अगर वो देखते हैं कि इरफान सिद्दीकी की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हमें वॉच करनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल इदारे के तौर पर ये काम होगा ना। इसको देखें ना, दो जाविये हैं। एक तो ये है कि ये कानून का गलत इस्तेमाल हो, दूसरा ये है कि कानून की ज़रूरत है। कोई कानून ऐसा नहीं है बशमूल हमारे
रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में जो कवानीन हमने, वो भी मिसयूज हो जाते हैं। सो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये कानून मिसयूज नहीं होगा, लेकिन ये दलील कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट इन टाइम पे क्या जरूरत पड़ी कि एक एसआरओ इशू करके ये कहना पड़ा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसलिए कि आप रफ्ता रफ्ता एक ऐसे दायरे में दाखिल हो चुके हैं जो वाकई मादर पिदर आज़ाद है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे आज सुबह कहने लगा जी कि आपने फेसबुक पे ये बात की, मैं तो फेसबुक पे हूँ ही नहीं। कहता है जी फिर वो फेक होगा। मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूँ। दूसरी मिसाल, मेरा एक कॉलम मेरे नाम से पिछले 7 सालों से गर्दिश कर रहा है मीडिया पे, जो मैंने नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा। मैंने FIA से शिकायत की, बाकायदा FIR दर्ज करवाई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो इससे फिर भी कैसे तदारुक होगा इस तरह? ये आई एग्री, ये बहुत बड़ा इशू है जो आप कह रहे हैं। तदारुक होना चाहिए। जब एक कानून बनाते हैं, जब एक हथियार आप बना देते हैं, टेक्साल में डाल लेते हैं, तो उस हथियार का अगर मौसर इस्तेमाल होगा, ऐसे लोगों पे ही होगा जो ये गलतकारियां कर रहे। देखे ना, 1400 साल पहले एक चीज़, एक कानून बड़े वाज़े अल्फाज में हमारे दीन ने दिया। कुरान करीम के अंदर कह दिया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। ठीक है। मैं अभी जो मीटिंग हो रही थी इंफॉर्मेशन की, वहाँ भी ये बात सुना के आया हूँ। मुझे एक पढ़े लिखे आदमी ने, जो डॉक्टर है, PhD है, वाइस चांसलर रहा है, उसने कहा जी देखो क्या हो रहा है। मैंने देखा क्या है, खोला मैंने तो पता चला जी कि मरियम नवाज अपने लिए एक दफ्तर बना रही हैं जिस पे जी वो काफी दिनों से चल रहा है, जो कि पुरानी कंस्ट्रक्शन है, जो चल रहा है। फेक न्यूज़ अली जफर कहने लगे हाँ मुझे भी मिला है। तो अब इसका क्या हाल है? अब अगर ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जो खुद वो वीडियो बना रहा है, चल रहा है, तो आप कहेंगे जी आजादी अफकार पे। नहीं, ये लेकिन ये दो अलग बातें हैं सर। ये जो स्पेसिफिक कानून है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जिसका आप लोगों ने नोटिफिकेशन किया है, माजी में भी और नियर पास्ट के अंदर ये इस्तेमाल होता रहा है। साबिक वज़ीर आज़म की कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वज़ीर आज़म साहब के प्रेमिसेस के दफ्तर के अंदर बैठे हुए उनकी अपनी गुफ्तगू, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा की गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग बाहर निकली थी। मरियम साहिबा ने खुद कहा कि वो विक्टिम है इस चीज़ की। देखिए मैं कहता हूं कि ये जो मिसालें आप दे रही हैं ना, ये सारा कुछ हो रहा था ना जब ये कानून नहीं था, तो भी हो रहा था ना। ये कानून तो सर था ना, आप लोगों ने उसको इफेक्टिव कर दिया और लग ये रहा है कि आपने किसी और के हाथ में दे दिया कि अब आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। कोई और नहीं है, हम सब एक ही हैं, यहाँ कोई और नहीं है। हुकूमत ने अपने डोमेन से निकाल के इदारे के डोमेन में तो दिया ना। हुकूमत के अलावा देखें, आप मीडिया हैं, आप हुकूमत नहीं हैं। आपको अगर एक इख्तियार दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं इस वक्त, आपको ये हक है, आपको ये इख्तियार है, आपको ये दिया गया है। अगर किसी पाकिस्तान की एजेंसी को ये हक दिया गया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, आए दिन आप देखते हैं कि हमारे अब एक बहुत अच्छे सेनेटर बेचारे मारे गए, कराची में आप देखें कल क्या वाक़या, और रोज़ वाक़यात होते हैं। इन वाक़यात को रोकने के लिए, और फिर इसके अलावा एक मुनज़्ज़म, जो मैंने पहले बात कही है ना कि ज़रूरत क्यों फील होती है। अच्छा सर, एक और बात इसके अंदर, कवानीन जो होते हैं वो बिल्कुल होते हैं। जब आपने कहा क्राइम हो जाता है उसके बाद एहसास होता है कि उनकी इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तरीकाकार भी होता है। मैंने बहुत सारे नून लीग के जो है रहनुमाओं को सुना, वो कहते हैं जी बरतानिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। वहाँ पे आपको पता है ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे इन चीज़ों को देखा जाता है कि अगर किसी ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का फ़ोन सुनना है तो वो कोर्ट में आप ही का नाम लेके जाएगा और जाके रीज़न बताएगा कि मैंने इनका फ़ोन क्यों सुनना है। इजाज़त मिलेगी तो सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। ये तो मैं अगेन आई एम सेइंग कि वो बिल्कुल वो मादर पिदर आज़ादी वाली बात आ गई कि वो दे दी गई है कि जिसको मर्जी चाहे सुने। देखें, अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें ना, वहाँ पे तो फ़ोन टेप सुनना हो सकता है, बल्कि है बहुत बड़ा जुर्म है, और कोई ऐसा वाक़या नहीं होता है जैसे हमारे वाक़यात होते जो आपने खुद सुनाए हैं कि जी मिनिस्टर साहब का हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब का हो गया, फलां का हो गया। तो जब ये कानून नहीं था तो मादर पितर आज़ादी थी ना, उनको भी आज़ादी थी, उनको भी आज़ादी थी। अब वो बाउंड हो गए। नहीं, सो यू आर सेइंग कि इससे पहले जो फ़ोन सुने गए वो गलत थे, इसके बाद जो सुने जाएंगे वो ठीक होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं, क्योंकि अब आप लोगों ने वो कर दिया ना, उसको समझने की कोशिश करें। एक अथॉरिटी मेरे पास नहीं है और मैंने वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली, तो गलत किया ना। एक अथॉरिटी मुझे दे दी गई है कि आप ये कर सकते हो, और उसके बाद में वो अथॉरिटी अगर गलत इस्तेमाल करूंगा तो गलत होगी। ये कानून कहता है कि आप कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ नहीं सुन सकते, तो मैं अपने दायरे में आ गया ना। ठीक है, मुझे कदगने लगाई गई है ना, ये मुझे मादर पितर आज़ादी नहीं दी गई। तो यानी कि कल से हम सब मोहतात रहे, मेरा फोन भी कोई चाहे तो सुन सकता है। आज़ादी को हम तो कदगनों में लेके आए, आज़ादी तो पहले ही थी। तो बस फिर
एहतियात करने की जरूरत है। कल से आपका फोन भी कोई सुन सकता है, मेरा फोन भी कोई सुन सकता है। पहले से सुना नहीं, आपका शायद तब से भी सुना जा सकता है जब कानून नहीं था, जैसे आपने कहा है उस वक्त, क्योंकि मरियम साहिबा ने ये कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए, मेरा फोन सुना गया है, मेरी प्राइवेसी को ब्रीच किया गया है। हाँ, तो कल को तो बहुत सारे लोग उठेंगे, वो कहेंगे हमसे माफी मांगी जाए, हमारी प्राइवेट बातें सुनी गई। ठीक है, कानून बन गया, अदालतों में जाएंगे लोग कि जी मेरा किस कानून के तहत सुना गया है, तो कानून तो है ना, वो कहेंगे जी हाँ गलत इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये जो है ये 8 जुलाई को आप लोगों ने ये लेटर जो है वो निकाला है। उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक चैनल पे बात करते हुए ये कहा कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब क्या कुछ करते फिर रहे हैं, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग्स भी गलत है, वो तो वो 8 से पहले की हैं। देखना वो बता सकते हैं। मैं तो आपसे अब असेसमेंट ले लूं ना, आपने कहा कि उससे पहले वाली गलत है। नहीं, मैं इस कानून की बात कर रहा हूँ कि जब ये कानून नहीं था या इजाजत नहीं थी उनको और वो एक काम कर रहे थे तो वो कानून के दायरे में नहीं था ना। अब एक कानून का दायरा हमने तय कर दिया है, ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका जो मिसाल आप दे रही हैं जी कि खान साहब का ये हो रहा है, मुझे उससे कोई गरज भी नहीं है, मालूमात भी नहीं है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि 1996 का एक एक्ट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में था, फेडरल गवर्नमेंट ने अब उसको डेलीगेट कर दिया है इदारे को कि आप इसको ऑफिशियली अब देख सकते हैं। सो नाउ ये इफेक्टिव है, इससे पहले ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। इफेक्टिव होना, अब हमारे यहाँ डिफेमेशन का लॉ है, मौजूद है, बिल्कुल है। कितना इफेक्टिव है सर? वो तो खैर उसके तो छोड़ ही दे कहानी, वो तो नहीं, कहानी क्यों छोड़ दें जब आप इस कहानी को इतनी देर से बुलो रही हैं। नहीं, आप उस कहानी को क्यों छोड़ दें? हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वाकई उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कोई नहीं है। बर्तानिया की मिसाल दे रही हैं ना, हमारे लोग बर्तानिया में जाके केस करते हैं, जीत जाते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं वहां पे, वही चैनल यहाँ चल रहे हैं, रेटिंग भी ले रहे हैं, शायद पहले नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो, या हम कुछ नहीं कर सकते। सर उसमें भी देखें ना मेरा कसूर है ना आपका, अदालतों का, अदलिया के निजाम का कसूर है। आप जाएं अदालत में, वहां पे फौरी इंसाफ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। रोका तो यहाँ पे किसी ने नहीं है ना डेफेमेशन का केस करने पे। अब ये कानून बनेगा ना कि जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी जो किसी की पगड़ी उछालेगा, डिफेमेशन लॉ जिसे कहते हैं, किसी की तौहीन करेगा, किसी की बेइज्जती करेगा, उसके खिलाफ 15 दिन के अंदर हम समरी अदालत चलाएंगी, कोर्ट चलाएगी और उसे सजा देगी। ऐसे ही आप लेके बैठ जाएंगे चैनल कि जी ये जुल्म हो गया। हाँ, आप यही कहेंगी कि ये सितम हो गया, ये तो आप आज़ादियां लोगों की सलब कर रहे हैं, सियासी बुनियादों पे आप लोगों को पकड़ेंगे। या आप पंजाब वाले लॉ की बात कर रहे हैं ना जो अभी आया। मैं नहीं बात कर रहा, हाँ। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब एक कानून बनेगा, अभी आपने खुद कहा ना कि आप यहाँ की बात ना करें, मैंने कहा नहीं, क्यों ना करें। नहीं, वो मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट वही था जो आप कह रहे हैं कि डेफेमेशन लॉज वाकई यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होते। आई एग्री विद व्हाट यू से। देखिए ना, नहीं होते ना। हाँ। अगर हम ये कहते हैं कि ये कानून है, जैसे ये कानून पहले से था, अब हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, ये कह लें आप जी, वो कानून पहले से है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम कहते हैं जी कि आइंदा जो केस भी डिफेमेशन का जाएगा उसके लिए हम स्पेशल समरी कोर्ट्स बना रहे हैं, विद इन ए मंथ तय हो जाएगा। आप माफ करेंगी, हमें हमारे पीछे पड़ जाएंगी आप कहें जी ये क्या जुल्म कर दिया है आपने। तो इसलिए जुल्म वही होता है जो जुल्म महसूस आप कर, जिसको आप इस्टेब्लिश करते हैं कि जुल्म है, जुल्म नहीं है। देखिए ना, ये कितनी नाइंसाफी है कि आपके बारे में एक कहानी चला दी जाए या मेरे बारे में एक कहानी चला दी जाए और मैं अदालत में भी चला जाऊं, अदालत 10-10 साल उसका नोटिस ना ले। ये ज्यादती नहीं है? लेकिन अगेन वो अदलिया के निजाम पर सवाल है ना, मेरे और आप पर तो सवाल नहीं है ना, कानून पर सवाल है। मैं अगर कल सेनेट में ये कहता हूँ, एक कानून पेश करता हूँ कि जी इनको पाबंद कर दे, डिफेमेशन केस जो हैं वो सुने, 1 महीने में फैसला करें, आप माफ करेंगी मुझे? नहीं सर, हम तो कहते हैं टाइम बार करें, अच्छा ट्रांसपेरेंट रखें। पंजाब डेफेमेशन केस के अंदर, लॉ के अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि ये कहा गया कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते कार्रवाई क्या हुई है, और किसी चीज पे बहुत बड़ा वो नहीं था, कंट्रोवर्सी नहीं थी या इशू नहीं था। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके हम इसको मजीद नहीं बिलोएंगे, हम किसी और इशू पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले जो अभी ये रीसेंट एक नोटिफिकेशन हुआ उस पर हम बात कर रहे थे। आपने भी अपनी पुरानी गुफ्तगू में कहा कि अगर किसी पॉलिसी मैटर पे इख्तिलाफ है तो आप जरूर करें, जैसे आपने स्कूटीज की एग्जाम्पल दी वो दी, तो फिर आप पे ये तनकीद फिर अब कर सकते हैं कि ये कहा गया कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे वादे किए गए माशी फ्रंट के ऊपर जो कहा गया, और आप बड़े ब्लेटेंटली कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, आपकी तनकीद जायज़ है, यही तनकीद के ज़ुमर
समझ में आता है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे कि हमारी मुश्किलात क्या हैं या हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये एक महज़ब दुनिया में होता है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमतों पे तनकीदें होती हैं, हुकूमतें जवाब देती हैं, हुकूमतों की हिकमत अमली भी नाकस हो सकती है, उसमें कोई अर्ज नहीं है। तो ये जो आप फरमा रही हैं, ये ज़ाहिर है कि इस पर कल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, मरीम नवाज इस पर लगी हुई हैं। ये इशू है। मैं मियाँ साहब से मिला 4-6 दिन पहले, तो उनकी गुफ्तगू में भी यही लग रहा था जी कि इस वक्त ये सबसे बड़ा इशू है। आपने खुद कहा है कि बिजली का बिल देना मुझे मुश्किल हो रहा है। तो ये इशू है, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है जो लोग फैला रहे हैं। ये आप भी फील कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और इसका हल निकलना चाहिए। हुकूमत क्या है, हुकूमत कितने प्रेशर में है, IMF हमें क्या कह रहा है, IPPs के क्या मसाइल हैं, लाइन लॉसेस क्या हैं, बिजली के बिल कितने नहीं अदा किए, ये सारे इश्यूज अपनी जगह हैं। बट जो मैं हर्ट हो रहा हूँ, जो एक आम आदमी हर्ट हो रहा है, उसको इस अजाब से निकालने के लिए हुकूमत को यकीनन जिद्दोजहद करनी चाहिए, और वो की जा रही है। अच्छा, आप लोग एक ऐसी पार्टी थे जो इस इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट करके आए और दोबारा आप लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। आप लोगों को शायद उतना फर्स्ट हैंड इदराक नहीं था, आप लोग अनअवेयर थे, आपको पता नहीं था। फिर ये वादे क्यों? ये फिर वही बात आ गई कि कैंपेन, पॉलिटिकल कंजम्पशन, वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, कोई झूठा वादा नहीं है। अब तो अवैस लगारी कह रहे हैं कि 200 यूनिट मुफ्त, तो मुमकिनात में से नहीं है, तो फिर वादे में क्यों? नहीं, वो तो कल 3 महीने के लिए सही, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि 3 महीने तक हम इसमें कोई इजाफा नहीं कर। लेकिन वो भी एक इशू है ना सर। देखें, अवाम जब बिलबिलाई, चीखी, तो आपने कहा कि हम ये सब्सिडी दे सकते हैं। यही सब्सिडी अगर आप बजट में रख देते, देखो ना यार, ये कहाँ अब ये पैसे कहाँ से आए? ये सवाल तो अब होगा ना। देखें यशफीन, ये जमहूरियत है ना, जमहूरी हुकूमतें होती है ना, अवाम का प्रेशर जहाँ बोलता है और हुकूमतें सरेंडर करती हैं या अपना पेट काटती हैं या उसमें कमी बेशी करती हैं या बजट में तराश खराश करके अवाम को रिलीफ देती हैं, तो अवाम की ताकत है ना। इसमें कोई ऐसी सुबकी की बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन सर, ये तो एक बुनियादी वो है ना, जरूरत है आजकल के दौर में इंसान की, तो इसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए। ये मुझे मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमत को खुद देनी चाहिए। देखें ना, हमें एप्रिशिएट ये भी तो करना पड़ता है ना कि हुकूमत कौन सी हुकूमत होगी, मुझे बताएं, जो ये चाहेगी कि आवाम को तकलीफ दी जाए, जानबूझ के अजियत दी जाए उनको। कोई हुकूमत नहीं होगी, PTI की भी नहीं होगी, हमारी भी नहीं होगी, पीपल्स पार्टी की भी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। हर हुकूमत ये चाहेगी कि मुमकिन हद तक हम अपने अवाम को खुश रखें। उन्हें वोट लेना है ना। आमरीतें जो हैं वो जो मर्जी कर रहे हैं, डिक्टेटर्स की बात नहीं है ना, वो अकाउंटेबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है किसी के सामने। लिहाजा कोई हुकूमत ये नहीं चाहती। हम जिन मुश्किलात के अंदर हैं, ये देखो, अभी कल मेरा ख्याल है 7,000 अरब, एहसन इकबाल साहब कहीं बता रहे थे कि 7,000 अरब हमारी आमदनी टोटल साल में जितनी कमाई हम करते, और 7,000 अरब के मुकाबले में 8,000 अरब हम सूद देते हैं सिर्फ। जी जी, ऐसा ही है। हम शुरू ही नेगेटिव होते हैं। हमारा जो बजट है, जो फालतू है वो देने के लिए भी हम कर्ज लेते हैं। ये तो हमारी मुआशी हालत है। इस मुआशी हालत के अंदर अवाम को या दरमियाने तबके को या किसी भी तबके को रिलीफ देने के लिए वो आपके पास वसाइल होने। मैं सवाल, देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन का बिल्कुल हमें इदराक है, हमें पता है। मेरा सवाल वही है, हम झूठे वादे क्यों करते हैं, हम उम्मीद क्यों दिलाते हैं? अभी आपने कहा ना कि सब्सिडी दी है, कल सब्सिडी देना एक अलग चीज है। 200 यूनिट आपने वादा किया, बिलावल ने 300 यूनिट वादा किया, दोनों जमातें अपने वादों से पीछे हट गई। तो 200 पे कह दिया है, कल भी मरियम ने भी कर दिया, हमने भी कर दिया कि करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते तब ये वादे पूरे करने थे, अब तो नहीं होंगे। वो उनका ख्याल है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की पार्टी के पास वज़ारत उज़्मा है, वो उतनी रिस्पॉन्सिबल है, और जहाँ तक आप भी जानती हैं शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो जितनी तकदो करते हैं, मेहनत करते हैं, जितनी दिलचस्पी लेते हैं मामलात के अंदर, और जिस तरह वो पीछे पड़ जाते हैं एक चीज़ के अंदर, ये हिम्मत, ये सकत, ये ताकत और ये तवानाई किसी और में नहीं है। लेकिन जो मुश्किलात हैं वो हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हुई सर। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। वज़ीर आज़म ने कल ही, जो आप जिस चौक का हवाला दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अशराफिया पर 100 अरब रुपए का टैक्स इस दफा आयद किया गया। इट्स अ गुड नंबर। लेकिन हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे अली परवेज मलिक साहब बता के गए कि सैलरीड क्लास पर जो इजाफी टैक्स आयद किया गया है, उससे हुकूमत 70 अरब रुपया जो है वो जनरेट करेगी। ये बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं है कि अशराफिया 100 अरब दे, बेचारी सैलरीड क्लास जो कि पहले ही पिसी हुई टैक्स देती है वो 70 अरब दे, तो बहुत कम फर्क है। तो आपने फिर पिसे हुए तबके को तो ज्यादा पीस दिया ना। देखें, 70 अरब जो है वो सैलरीड क्लास का मामला ये होता है कि वो एक पैसा भी ना कोई बचा सकता है, ना कोई छुपा सकता है।
सोर्स पे कटता है, सोर्स पे कट गया, जो आपकी सैलरी है आपका कट गया, जो मेरी सैलरी है वो कट गया, लिहाजा वो तो इतनी फिगर बन जाएगी जितनी उन्होंने बताई। वो 100 अरब जो लगता है, वो 100 अरब वसूल करना भी हमारे लिए कारेदारद होता है, मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो उन्होंने तो पता नहीं कितने बई खाते खोले होते हैं, कितनी किताबें रखी होती हैं, एक हुकूमत के लिए, एक FBI के लिए, एक किसी और के लिए। तो ये मुश्किलात हैं, हमारी करप्शन है बहुत बड़ी इस टैक्स के निज़ाम के अंदर। तो ये सारे मामलात हैं, अब इनको ठीक करने में। लेकिन इसमें भी वही सवाल ख्वाजा आसिफ साहब ने बल्कि खुद ये बात कही इस बजट के ऊपर, उन्होंने कहा कि जिस तरह की टैक्स रजीम हमने इंट्रोड्यूस की है, ये काम तो ज़्यादा बढ़ेगा, कैश इकॉनमी ज़्यादा फ़रोग पाएगी, लोग 3 के बजाय 4 किताबें रखेंगे, मुझे कुछ और दिखाएंगे, आपको कुछ और दिखाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है देखे ना ये टैक्स का सिस्टम। ये इस टैक्स के ठीक कहती हैं बिल्कुल, ख्वाजा साहब ने भी ठीक कहा, इस निज़ाम के अंदर जो मौरूसी खामियां पैदा हो चुकी हैं ना, अब मुझ पे एक टैक्स लगता है 1 लाख रुपया, ठीक है ना जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख तो छोटी रकम है ना आजकल। एक इनकम टैक्स का लड़का आ जाता है मेरे पास, कहता है आपका 1 लाख है, आप मुझे दे दें 40,000 रुपया दे दें, मैं सारा ठीक कर दूँगा। मैं उसको 40 दे देता हूँ, 60,000 बचा लेता हूँ। ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कारखाने लगे हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी भी तबके का, लेकिन यही होता है। तो ये करप्शन भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। वो जो कहते हैं ना कि तन हम दाग दाग शुभ पंबा कुजा कुजा नाम, कि हमारे बदन में जगह जगह दागी दाग, जख्मी जख्म है, कहाँ कहाँ हम रुई के फाये रखें, ये मसाइल हैं। और इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला होता है सियासी अदम इस्तेहकाम का। एक हुकूमत को पता हो कि वो 5 साल चलनी है, और फिर अब देखें ना कि हमारे यहाँ गाली बन जाता है जी कि 2 पार्टियों ने जो है वो बारियां ली हुई हैं। अब बरतानिया में कल एक वजीर आज़म आए हैं, वो कितनी बार आए हैं, 100 साल से इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, 100 साल से, और 100 साल में कोई तीसरी पार्टी नहीं आई, 2 पार्टियां ही आ रही हैं, एक का वजीर आज़म होता है या दूसरे का वजीर आज़म होता है। हमारे यहाँ जो चीज़ें 150-200 पार्टियां हैं, 201 पार्टियां कल हो गई हैं, एक और पार्टी आ गई है कि ये मामला हल करेगी। एनी हो करें, 201 पार्टी, जो 201वीं पार्टी, उस पर भी मैं आपसे कमेंट लूंगी। लेकिन ये जो भी आपने बात की ना कि कहाँ कहाँ हम मरहम रखें या किस किस जगह को हम जो है वो ठीक करें, अवाम जो है वो कंट्रीब्यूट करती भी आई है, कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ शायद हुबुल वतनी में करते हैं, आगे भी करेंगे, मजबूरी भी है बहुत से लोगों की। हुकूमत ने कहीं अपना हिस्सा नहीं डालना होता। ये लाइबेरिया के सदर की मैंने खबर पढ़ी, वो कहते हैं जी 40% उन्होंने अपने सारी मराहत में कमी का ऐलान किया, माशी सूरत हाल को देख के। हमारे सर जितनी भी थी, हमारे ईवान सदर के जो अखराजात है उसमें 62% का इजाफा हुआ है, 33 करोड़ रुपए सिर्फ नई गाड़ियों की खरीद के लिए रखी गए। खुर्शाबाद साहब, मैं जानता हूं उनको कि वो जुज़ रस्सी जैसे कहते हैं, कम से कम पैसा खर्च करना, वो ट्रैवलिंग का खर्च अपना खुद देते हैं, खाने का खर्च, इन चीज़ों को भी कर्टेल करना चाहिए था ना। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि जब जो मुल्क आपका जिन मसाइल में गिरा हुआ है ना, ये लीपापोती की बातें हैं। ये जो आप कहते हैं ना, ये लीपापोती है। लीपापोती का मतलब ये होता है कि जी जो जस्ट जैसे कहते हैं ना कि दिखाने के लिए कुछ अक़दामात। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इससे बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं है। सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं है। जब हालत ये हो कि आपके ज़र मुबादला, मैंने अभी कहा ना कि 70,000 अरब कमाते हैं और 80,000 रुपया सिर्फ सूद में देते हैं, हालत ये हो तो आप क्या करेंगे? एक बात, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कोई 10-11 अरब तक जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर IMF के पास चले जाते हैं, जी 2 दे दो, 3 दे दो। आपके पड़ोस में जो मुल्क आपके साथ आज़ाद हुआ था एक ही दिन, उसके ज़र मुबादला के ज़खायर 650 अरब क्यों है? कंसिस्टेंसी है, ऐसा ही है, तसलसल है निज़ाम, माशी पॉलिसीज में भी कंसिस्टेंसी है, हुकूमतों में ये है कि रखना नहीं पड़ता ना। हमारे यहाँ तो रखने पड़ते हैं, कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती, कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं करता। थोड़े से सब्र व तहम्मुल के साथ अगर हम किसी को काम करने देना, आप 2017 का नक्शा देखें ना, 3% पे महंगाई वो छोड़ के गया है, आज 30% पे है। चले एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके 1-2 सवाल मईशत पर और करूंगी, फिर कुछ पॉलिटिकल बातें भी आपसे करनी है। लेकिन जो बात अभी आपने कहा ना कि लेपअप होती है, यानी कि पीनट्स हैं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी होती हैं, तर्ज हुक्मरानी लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ आपका पेन शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी होती है। शायद उससे फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत फर्क ना पड़ता हो, लेकिन शायद भी करनी पड़ती है। तक मैं एग्री करता हूं आपसे, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सर आप हुकूमत में एग्री नहीं करना चाहिए ना, अमल करवाना चाहिए। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आगे से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि आप इत्तेफाक करते हैं कि ऑप्टिक्स जो है वो वही मैंने कहा था कि एक दो सवाल करके हम आगे बढ़ेंगे कि सर दूध का वो बल्कि परवेज मलिक साहब आए तो उन्होंने कहा आप सेंसेशनलाइज करते हैं मीडिया वाले। बात उसको सनसनी फैलाने की नहीं है, बात हकाइक की है कि अगर दूध का एक डब्बा पेरिस से और मेलबर्न से महंगा हो जाए कराची में और इस्लामाबाद में, सवाल तो बनता है ना सर फिर कि ये एक आम इंसान जो है उसने कहाँ जाना है। देखिए सवालात बहुत बनते हैं, सवालात बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं प्राइवेट मीडिया है आपका, मैं उन पे सवालात बनाना चाहूँ तो पता नहीं कितने सवाल बना लूँ। आपकी वर्किंग पे, आपकी सैलरीज पे, आपके कंटेंट पे, आपकी 20 चीज़ों पे सवालात बन सकते हैं। सवालात हुकूमतों पे ही बनते हैं। मामलात की तह तक जब तक आप नहीं जाएंगे ना, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मरज़ क्या है, मरज़ की नौयत क्या है, और बरसों पे, ये आज का मसला तो नहीं है ना। 75 साल के सफ़र के बाद हम यहाँ खड़े हैं। अब 75 साल के सफ़र के बाद जहाँ जिस जंगल में आप आ गए हैं, आप कहते हैं वो जंगल यकायक साफ़ हो जाए, वहाँ एक खूबसूरत महल खड़ा हो जाए और हर आदमी जो है उस महल में आके बैठ जाए। ऐसा नहीं हुआ करता ना। 75 साल में जिस मरज़ को हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, बड़ी अच्छी एक बात कहते थे कि किसी के साथ दोस्ती तोड़ते हुए, किसी के साथ दोस्ती तोड़ते हुए कम से कम उतना वक्त लो जितना दोस्ती बनाने में लिया था। यकलख्त मत तोड़ो। अब ये यकलख्त नहीं हो सकता। जो 70, 75, 76 सालों में हमने कमा के आपकी झोली में, मेरी झोली में डाल दिया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उस पर कौन कौन सी जमातें शामिल हैं, कौन कौन से इदारे शामिल हैं। नहीं, ये चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। आई एग्री विद दैट, लेकिन हुकूमत जंगल की सफाई करती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? आपकी महंगाई की शरह नीचे आई है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगी। अभी आज भी एक फॉरेन डिग्रेटरी हमारे यहाँ आए हुए हैं, आने वाले दिनों में और आएंगे। सूरत हाल बेहतर हो रही है किसी हद तक। और देखो उसके लिए जो प्रेशर है ना, कड़वा घूंट वो पीना पड़ेगा। देखिए ना, आपको अगर एक गली है जिसमें मेरा घर है और मेरे घर में खाने को नहीं है और मुझे कर्जा लेना है, जो गली के दूसरे नुक्कड़ पे अमीर आदमी रहता है उससे मैं कर्जा लेता हूँ, और कर्जा लेने के लिए हम मिल बैठते हैं घर वाले, हम कहते हैं कि यार ये कर्जा ले रहे हैं तो चलो हम मियाँ बीवी बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, बहू बैठती है, कहती है जी हम 2 रोटियों के बजाय 1 खाया करेंगे, कर्जा कम करते हैं। अब जब हम ये इक़दाम करते हैं तो भी तनकीद होती है कि जी क्या करें। सर हुकूमत हमारे साथ 1 रोटी खाए ना तो हम बाकियों को भी नहीं खा रही ना सर। करंट एक्सपेंडिचर आप लोगों का बढ़ गया। 500 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो दिए गए हैं एमपीओ रेवेन्यूज को मिलाकर। कोई फंड फिलहाल नहीं दिया। नहीं, वो तो जाहिर इशू होते हैं, फौरन तो नहीं इशू होते ना, किसी को नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये है कि मैंने तो कल कहीं कहा है, जो आप लोगों के पास भी पहुंचा हुआ है, कि बिजली का बिल अदा करना खुद मेरे लिए भी मुश्किल है। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। तो अगर आटा महंगा होता है तो मेरे लिए किसी अलग मिल से आटा नहीं आता है। चले एक क्विक कमेंट ले लूं, फिर मैंने 1-2 चीज़ आपसे और भी पूछनी है कि ये जो अभी आपने बात की ना, हमें 10 जुलाई को पिछले साल ये बताया गया था कि SIFC का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। 1 साल का वक्त जो है वो आप दे दें इस प्लेटफॉर्म को और आपको फ़र्क पता चलेगा। आप सेनेट की कायमा कमेटी के जो खारजा उमूर की उसके आप चेयरपर्सन भी हैं सर। माजी में जो आपसे पहले थे वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहीं भी बात करते हुए ये कहा है कि एक मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने ये कहा कि $5 अरब की सरमायाकारी के लिए मैं अफगानिस्तान को महफूज समझता हूँ, पाकिस्तान को मैं अभी भी महफूज नहीं समझता। मतलब सिचुएशन तो सर भी आज भी वही खड़ी है। देखे ना, इस हुकूमत को तो अभी 100 दिन हुए हैं ना, 110-120 दिन हुए होंगे। इन 110-120 दिनों के अंदर जो कमिटमेंट्स हमें मिली हैं, अब ये नहीं है कि वो एक जेब से कैश निकाल के कहेंगे ये शाहबाज साहब ये ले लें, आप जो मर्जी करें। वो प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि जी आप बताएं हम कहाँ खर्च कर सकते हैं, हम सड़क बनाएं, हम पुल बनाएं, हम यूनिवर्सिटी बनाएं, हम कोई कारखाना लगाएं। हम सारा काम करके उनको दे रहे हैं कि ये वेन्यूज। कमिटमेंट तो अभी तक आई थिंक एक यूएई से ही हुई है और वो भी पीटीआई ये तनकीद कर रही है कि उन्होंने अनाउंस नहीं किया, आप लोग कह रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई कंफर्मेशन नहीं। तो उन्होंने डिनाई भी तो नहीं किया। हाँ, डिनाई नहीं। कोई मुल्क ऐसा नहीं होता है जो किसी दूसरे मुल्क के भी आप पे ये कहे जी कि हमें सऊदी अरब ने ये कहा है और वो खामोश रहे कि जी हमने नहीं कहा है। खान साहब तो ये चाहते हैं ना, खान साहब की हर खुशी जो है वो पाकिस्तान के हर डिबैकल के अंदर रखी हुई है। पाकिस्तान का कर्जा अगर नहीं मिलेगा वो खुश होंगे। IMF कहेगा जी कि पाकिस्तान जाए बाहर में, हम नहीं देते। खान साहब की मुज़ाकरात कर रहे हैं आप लोग कोई खान साहब से पसे पर्दा? कैसर अहमद शेख साहब कहते हैं पसे पर्दा चल रहे हैं मामला। दीवारों से करें हम,
वो कहते हैं मैं कि मौसम का हाल पूछूं शहबाज शरीफ से, आप कहते हैं दीवारों से करें। हम तो कहते हैं भाई बात करें, इकानमी पे बात करें, सियासत पे बात करें, कानून साजी पे बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म से भी बात करें। आप लोग के फेडरल मिनिस्टर्स अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। कैसर अहमद शेख साहब ने कहा जी हम तुम्हारे तो मामला चल रहे हैं, पैसे पर्दा उनके साथ बातचीत हो रही है। किसने कहा? कैसर अहमद शेख साहब ने, फेडरल मिनिस्टर है वो उनसे देखे ना इस तरह की स्टेटमेंट, ये ना अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, हो सकता है उनके पास कोई इत्तला हो, लेकिन मैं नहीं जानता, मेरे इल्म में नहीं है। ये हो नहीं सकता ना कि आपको ना पता हो हुकूमत में। मैं अपनी बात, सीनियर लीडरशिप है पार्टी की। कैसर शेख साहब वजीर हैं, मरकजी वजीर हैं, उनके मालूमात के जराए में मेरा काबीना के साथ कोई अमल दखल नहीं है। हो सकता है हो, लेकिन मेरी अपनी जाती जो मालूमात है, ऐसा कोई राब्ता नहीं है हमारा खान साहब के साथ। खान साहब हमसे बात करना नहीं चाहते। हाँ, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू। लेकिन एपीसी में उन्होंने कहा है कि हम शिरकत करेंगे। वो जब होगी तो उस वक्त देखेंगे करेंगे कि वो करते हैं कि नहीं करते। उनका मौक़िफ़ हर रोज जो है। उन्हें जलसा क्यों नहीं करने देते सर आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जलसा क्यों नहीं करने देते? वो जब जलसे की इजाजत मांगते हैं, कभी कोई डीसी बीच में आ जाता है, कभी कोई चीफ कमिश्नर बीच में आ जाता है। अब मुझे 1-1.5 मिनट दे देना। वो हर रोज एक जलसा करते हैं अडयाला जेल के फाटक पे, मिलने जाते हैं ना। अच्छा नहीं, टोकना नहीं, ठीक है। दूसरा जलसा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हर रोज। तीसरा जलसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर हर रोज। चौथा जलसा वो प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हैं। पांचवा जलसा वो आपके चैनल पे आ जाते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप उनकी नुमाइंदगी करती हैं। ओहो सर, मैंने कब नुमाइंदगी? तो मैंने अभी किसी एक सवाल से बता दें उनकी नुमाइंदगी करें, इस्लामाबाद में करें ना, जहाँ लोग रहते हैं। तो उन्होंने इस्लामाबाद में इजाजत मांगी ना, देते नहीं। सुन लो पिंडी में करें ना, पेशावर में कर लें, शहर में कर लें, तरनोल कौन सी जगह है? वो कहते हैं आज तक तारीख के अंदर तुमने तरनौल में किसी जलसा आम की बात सुनी है? नहीं। नंबर 2, जलसों का कल्चर खत्म हो चुका है दुनिया भर में। अभी 30% जलसे हुए हैं इंडिया के इलेक्शन। हाँ। जो ये फेसबुक पे ये हैं, ट्विटर पे ये हैं, तो आप कह रहे हैं काफी प्लेटफॉर्म से जरूरत नहीं है जलसा करने की। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी इनकी है। लेकिन अच्छा, ये आप मान रहे हैं कि है ना? मैं कह तो रहा हूँ कि वो सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें जलसे की जरूरत है। उन्हें पता है कल मुहर्रम है, उन्हें पता है। उन्होंने वैसे F9 पाक और आई थिंक I9 दो जगहों के लिए वो मुसलसल कह रहे हैं, पहले भी 3 दफा कैंसिल हुए। मेरी बात पूछती हो ना, जाती, मैं PMLN की बात नहीं कर रहा, जाती उन्हें जरूर इजाजत मिलनी चाहिए थी। मिलनी इसलिए चाहिए थी कि जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम एहतजाज कर रहे हैं हर जुमे के जुमे, तो कभी प्रेस क्लब में जाके देखना उनका एहतजाज। साथ मस्जिद है ना, मस्जिद में नमाजी ज्यादा होते हैं उनके एहतजाज से। तो आप कह रहे हैं एक्सपोज होंगे अगर जलसा करेंगे तो एक दफा होने दें, कहीं मशवरा दें इंतजामिया को। साहब के हाँ जितने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं उन्होंने अपने होते हुए अपनी क़यादत के अंदर 25 मई 2022 से जो आर्मी चीफ के आने से 2 दिन पहले तक कितने लोग लेके आए थे? चलिए बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना मैं मजीद आपसे जरूर बात करती, लेकिन कहा तो ये जाता है कि सबसे बड़े जलसे करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है। अब अगर आपको लगता है वो रिकॉर्ड खराब हो गया तो एक्सपोज करें। बहुत से रिकॉर्ड है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड। चले वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम वाइंड अप करके आपसे पूछती कौन से रिकॉर्ड। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।